हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए। शारंग मिलना में मृत्युंजय अपने लिटिल बेबी को रेडी कर रहा था। जैसे उसने अव्यक्त के नामकरण का टाइम पर किया था और अव्यक्त जलती हुई आंखों से उसे घूरे जा रहा था। महक मुँह फुलाकर बैठे अव्यक्त की तरफ देख उसे अपनी गोद में उठाकर क्या हुआ अभी? अव्यक्त महक की बात सुनकर शिकायती आवाज़ में मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए दादा नॉट लव मी। मृत्युंजय अव्यक्त की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी शिकायत को सुनकर लगता है कि अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, काफ़ी बोलने लगे हो। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, डर्टी दादा। मृत्युंजय घूर कर अव्यक्त की तरफ देखता है, उसके बाद महक की तरफ देखते हुए कहता है, आकर रेडी हो जाओ, पंडित जी आते ही होंगे। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती। महक के जाने के बाद मृत्युंजय लिटिल बेबी को रेडी करने के बाद अव्यक्त के पास आकर बोला, चलो तुम्हें भी रेडी कर देता हूँ। अव्यक्त मृत्युंजय की गोद में बैठे हुए उसकी तरफ देखकर बोला, डैडा तेली पनाह में। मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस माय बेबी, तेरी पनाह में हमें रखना सीखे हम नेक राह पर चलना। मृत्युंजय अव्यक्त की बातें को सुनते हुए लिटिल बेबी अपने हाथ पर बिस्तर पर मारते हुए बोला, ऊ आओ आओ हम। अव्यक्त लिटिल बेबी की आवाज़ को सुनते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, दादा स्पीक लिल ब्रो। मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ जब तुम छोटे थे ना तब तुम भी ऐसी बातें करते थे। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए लिटिल बेबी की तरफ इशारा करते हुए बोला, नेम। मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर बोला, हाँ अभी जैसे तुम्हारा नाम अव्यक्त है ना, वैसे ही हम एक प्यारा सा नाम तुम्हारा लिटिल ब्रो को रखेंगे। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराने लगा। जब वहाँ पर अमृत आकर मृत्युंजय से बोला, जय दिक्कत है। अमृत की बात पर मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल कर वो अमृत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो चुके थे और सब लोग रेडी भी हो चुके थे और नीचे पूजा की तैयारी चल रही थी। साथ में वास्तु शांति की पूजा भी करवाई जानी थी, इसलिए सभी फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। बाकी बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था। मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह किसी का खून करने वाला हो। चित्रांक और माही भी उसे होटल से वापस घर आ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी सुबह पूजा है। वैशाली जो कि पीली साड़ी पहने समृद्धि को पकड़ कर खड़ी हुई थी, मृत्युंजय के एक्सप्रेशन को देख कर बोली, क्या हुआ? आपके पांडा जैसे शक्ल में रंग काहे नजर आ रहे? जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए वैशाली से बोला, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है वैशाली, इसलिए अपनी बकवास करना बंद करो वरना यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। मृत्युंजय के गर्म मिजाज को देखते हुए वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, ये बिल्कुल सही है, करे कोई और भरे कोई और, हम काहे भरे भाई। मृत्युंजय वैशाली से कुछ कहता उससे पहले निर्जला मृत्युंजय के पास आकर बोली, जय मीरा नहीं आई। मृत्युंजय निर्जला की बात पर इधर उधर देखते हुए बोला, कशिश भी तो नहीं आया, सब साथ में आएंगे। पंडित जी मुहूर्त जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रही थी एक बार उन्हें कॉल करके पूछो ना कितना वक्त लगेगा। निर्जला ने पंडित जी को तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिला अपना फ़ोन निकाल कर कशिश को कॉल करता है। कुछ रिंग बाद दूसरी तरफ से कशिश कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो। मृत्युंजय कशिश की बात पर सपाट लहजे में बोला, कितना वक्त लगेगा आने में? मृत्युंजय के सवाल पर कशिश जो कि लिविंग हॉल में मीरा के साथ बैठा हुआ था, मीरा की तरफ देखता है जो कि अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिसे देखते हुए कशिश मृत्युंजय से बोला, मीरा नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने कहा है। मृत्युंजय कशिश की बात सुन फोन स्पीकर पर डालते हुए बोला, तुम एक बार फिर कह सकते हो जो तुमने कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। कशिश मृत्युंजय की बात सुन फिर से बोला, मीरा नहीं आएगी ऐसा उसने कहा, इसलिए हम भी नहीं आ रहे। परिवार के सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे और सभी मृत्युंजय की तरफ देखने लगे। जब मृत्युंजय कशिश से बोला, मेरा काम था उसे पूछना, अगर वो नहीं आ रही है तो आगे से मैं किसी भी घर में फंक्शन में उसे इन्वाइट नहीं करूँगा। डैश टू गुड बाय। इतना कहकर मृत्युंजय कल कट कर देता है। मृत्युंजय के इतने वक्त बदले हुए तेवर को देखते हुए उसे कुछ नहीं कह सका, लेकिन अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते बोले, जय मीरा हमारी इकलौती बहन है, उसे इस तरीके से बात करना सही नहीं होगा। मृत्युंजय अमृत की बात पर उसकी तरफ तिरछी आंखों से देखते हुए बोला, व्हाट यू मीन? इस तरीके से बात करना सही नहीं होगा, मैंने कोई बदतमीजी की है? नो, उसने इतना तमाशा किया, इसके बावजूद उसे हर एक रिस्पेक्ट मिल रही है इस घर से, फिर भी सिर पर चढ़कर नाचना है उसे, और उसके गैर मौजूदगी में भी इस घर के सारे फंक्शन हो सकते हैं। राजेंद्र जी मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, जय तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें पता है मीरा ऐसी नहीं है। मृत्युंजय राजेंद्र जी के बात पर बिल्कुल शांत लहजे में बोला, डैड आई एम ऑलरेडी स्टक इन ए वारिंग टॉपिक, सो प्लीज गिव मी सेम पेसेस। रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, मीरा से कॉल करके कहो मैं नहीं करूँगा, मैंने कह दिया मैं नहीं करूँगा, आना है तो आ सकती है वरना हम खुद भी अपने बच्चे का नामकरण रख सकते हैं।
मृत्युंजय ने रचना की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर कोई और कुछ न बोल सका। जिसे देखते हुए मृत्युंजय पंडित जी से बोला, पूजा शुरू कीजिए। पंडित जी मृत्युंजय की कोल्ड आवाज को सुनकर पंडित जी जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए पूजा की प्रक्रिया शुरू करने लगते हैं। तब तक महक रेडी होकर नीचे आ जाती है। उसकी गोद में लिटिल बेबी था और रिद्धिमा रिद्धम और अव्यक्त को महक के पीछे लेकर नीचे आ रही थी। मृत्युंजय महक को आता हुआ देखकर उसके पास जा उसकी गोद से लिटिल बेबी को ले महक के हाथ को पकड़ कर बोला, आराम से। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए नीचे आती है और इधर उधर देखते हुए मृत्युंजय से कहती है, मीरा नहीं आई। मृत्युंजय महक की बात पर बड़े ही शांत लहजे में बोला, वो काम में फंस गई है, नहीं आ पाएगी। तुम दिल छोटा मत करो, हम खुद अपने बच्चे का नाम रख लेंगे। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए अमृत की तरफ देख कर बोली, भैया मीरा को कॉल कीजिए। जिसे सुनकर मृत्युंजय थोड़े गुस्से में महक से बोला, महक मैं कह रहा हूँ ना। महक मृत्युंजय का हाथ दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करती है तो मृत्युंजय बस उसे घूरते हुए चुप हो जाता है। वहीं अमृत महक के बात सुन मीरा को कॉल करता है तो कॉल कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से मीरा कॉल अटेंड करते हुए कहती है, भाई ने कहा कि ज़रूरत नहीं है मेरी, मैं नहीं आऊँगी। मीरा की बात सुन महक एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद मीरा से बोली, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ मीरा, तुम्हारे बगैर ये फंक्शन पूरी नहीं हो सकती, आ जाओ। मीरा महक की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोली, आप लोगों का भी बिल्कुल सही है ना। आपका हस्बैंड है जो हमेशा मुझे डराता धमकाता रहता है और आप हो जो पहले प्यार से बात करती हो फिर बाद में बदतमीजी करके सारी कसर उतार लेती हो। महक मीरा की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, यहाँ पर सभी लोग हैं, उन सब के सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जो मैंने हॉस्पिटल में कहा उसके लिए प्लीज़ आ जाओ। मृत्युंजय महक की बात सुनते हुए बड़े गुस्से में उसके हाथ से फ़ोन छीनकर मीरा से बोला, तुम यहाँ आ रही हो राइट नाउ, वरना सारंग विला के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद, क्योंकि मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है और महक को बड़ी ही गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, तुमने सही नहीं किया। मृत्युंजय की बात और महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, शांत हो जाइए, मेहमान आए हुए हैं। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जो गलत है वो गलत है। महक मृत्युंजय की बात सुन गहरी सांस भरते हुए लिटिल बेबी की तरफ देखता है जो कि अपनी नीली आंखों से लगातार मृत्युंजय को ही देखे जा रहा था। जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय से बोली, आपकी गोद में बच्चा है, प्लीज़ चिल्लाना बंद कीजिए। मृत्युंजय महक की बात सुन कुछ पल चुप रहता है। जब बाहर सुधांशु की कार आकर रुकती है जिसमें से ध्रुवी और सुधांशु दोनों बाहर आते हैं। सुधांशु के कपड़े थोड़े गंदे थे लेकिन फिर भी उसने साफ किया था। दोनों एक साथ अंदर चले आते हैं। उन दोनों को देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मुझे लगा तुम यहाँ नहीं आओगे। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन ध्रुवी के हाथ को पकड़कर मृत्युंजय से बोला, मुझे ध्रुवी से शादी करनी है आज ही। ये सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मजाक लगता है तुम्हें सब कुछ। सुधांशु अपना सिर नहीं में हिला पंडित जी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हवन कुंड है, पंडित है, घर के सब लोग हैं, इनके सामने ही शादी करनी है। महक सुधांशु के बात पर नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पर फैमिली फंक्शन चल रहा है और तुम शादी की बात कर रहे हो। सुधांशु महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवी की तरफ इशारा करके बोला, इसके घर वाले इसकी शादी किसी और के साथ करवा रहे हैं, बिल्कुल इनकी तरह। ये कहते हुए सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा कर देता है जिसे देखकर मृत्युंजय आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, इसलिए तुम मेरी बहन को भगा कर ले आए हो और मेरे पास ही लेकर आए। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो, क्योंकि आप ही हमारी शादी करवाओगे। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों, शादी करवाने वाला पुरोहित नजर आता हूँ मैं? कोई बात नहीं, आज के लिए बन जाइए लेकिन हमारी शादी करवा दीजिए। सुधांशु ने मृत्युंजय की बात को अनसुना करते हुए ध्रुवी की तरफ इशारा करके कहा। सुधांशु की बात पर उसे घूरते हुए अपनी गोद में पकड़े लिटिल बेबी को निर्जला की गोद में देते हुए बोला, इसे पकड़िए। निर्जला लिटिल बेबी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो बच्चे जोर जोर से रोने लगता है। जिसे देख मृत्युंजय उसे फिर से अपनी गोद में लेते हुए कहता है, चुप रहो। मृत्युंजय की गोद में आने के बाद वो चुपचाप फिर से उसे देखने लगता है। जिसे देखते हुए मृत्युंजय सुधांशु से कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? सोच लो। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर ध्रुवी के हाथ को पकड़ते हुए मृत्युंजय से बोला, सोच कर फैसला लिया है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। जिसे सुन मृत्युंजय ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम बताओ, शादी करना चाहती हो सुधांशु से? करती हो प्यार उससे? ध्रुवी मृत्युंजय के सख्त नज़रों को देखते हुए सुधांशु की तरफ देखने लगे। जिसे देख सुधांशु आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, वो जो कह रहा है उसका जवाब दो। तुम करना चाहती हो ना मुझसे शादी? ध्रुवी सुधांशु के बात पर मृत्युंजय की तरफ देखने लगे।
जिसे देख महक ध्रुवी से बोली, बोलोगे ध्रुवी, इस तरीके से मृत्युंजय को क्यों देख रही हो? मृत्युंजय महक की बात पर उसे शांत करवाते हुए, इतना बेचैन मत हो। फिर ध्रुवी को देखते हुए आंखें चढ़ाकर आगे बोला, कुछ कहना चाहती हो? ध्रुवी मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु और महक की तरफ देख कर बोली, मुझे जो पता है मैं वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फिर सुधांशु की तरफ देखते हुए आगे बोली, फिर तुम डिसाइड करना सिद्ध कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर नहीं। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय कन्फ्यूजन में ध्रुवी को देखते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो ध्रुवी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, सीधा सीधा कहो, तुम मुझे नर्वस क्यों कर रही हो? सुधांशु भी तेज आवाज पर ध्रुवी की एक कदम पीछे होकर बोले, तुम्हारे घर में हुए बम ब्लास्ट के पीछे सलेंदर अवस्थी, सनाया शनवानी, मृदुल्ला चक्रवर्ती और अजीत शर्मा का हाथ था, जिसमें उन लोगों को पुलिस की तरफ से भी सपोर्ट मिला और इंस्पेक्टर पांडे ने उनका साथ दिया। यह सुन सुधांशु फटी आंखों से ध्रुवी की तरफ देखते हुए थोड़ा हकला कर बोला, तुम झूठ बोल रही हो ना? ऐसा नहीं हो है ना? अजीत भैया, चाचू, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है ना? मृत्युंजय सुधांशु के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ध्रुवी झूठ नहीं बोल रही है। इंस्पेक्टर पांडे का डिपार्टमेंट में जो हवलदार उसके साथ रहता है, जुगनू, उसी ने हमें सब कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बताया। सुधांशु मृत्युंजय की बात उसकी तरफ देखते हुए, तो पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? अगर तुम्हें इस बारे में पहले पता चल भी जाता तो तुम क्या कर लेते? मृत्युंजय ने सवाल किया, जिसके जवाब में सुधांशु गुस्से में चिल्ला कर बोला, मैं कुछ भी करता अपने पापा के गुनाहगारों को सजा दिलाता, इस तरह हाथ पर हाथ बढ़ाए बैठा नहीं रहता। आपने जानबूझकर मुझे क्यों काम में बिजी रखा? ये कहकर कि आप सब कुछ संभाल लोगे, और सब कुछ पता होने के बावजूद मुझे अपने कुछ नहीं बताया और इन सब में शामिल किया ध्रुवी को। हाँ, मैंने ध्रुवी को शामिल किया क्योंकि वो तुम्हें बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है और मुझे इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती। मृत्युंजय ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर सुधांशु डिसअपॉइंटमेंट भरी नज़रों से ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, यू आर ए लायर, तुमने मुझे धोखे में रखा? ध्रुवी सुधांशु की बात पर अपना सिर नहीं महिला कर बोल, मैंने तुम्हें किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखा। सनाया सनवानी यहाँ से गायब है, अजीत शर्मा और मृदुला चक्रवर्ती की मौत हो चुकी है, इंस्पेक्टर पांडे भी लापता है और तुम्हारे चाचे ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है। सुधांशु मीरा की बात सुनकर हैरानी से महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आप इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? महक सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे मृदुला और अजीत के इन सब में शामिल होने के बारे में पता था, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे किडनैप किया था और मारने की कोशिश की थी। जिसे सुनकर सुधांशु और ज़्यादा हैरान होते हुए सब लोगों की तरफ देखने लगा। जिसे देखते हुए मृत्युंजय सुधांशु से बोला, इस तरह फटी आंखों से देखने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु कुछ कहता उससे पहले एंट्रेंस पर आकर कशिश की कार रुकती है, तो मीरा और नित्या के साथ राशि को लिए गाड़ी से बाहर आता है और मीरा एक नज़र मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद अपनी नज़रें फेर लेती हैं। वहाँ पर बिल्कुल शांति फैली हुई थी। जब मृत्युंजय एक बार फिर सुधांशु और ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, पहले नामकरण होने दो, फिर तुम लोगों की शादी के बारे में बात होगी। ध्रुवी मृत्युंजय की बात पर सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये फैसला मेरा नहीं, सिद्ध का होगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं। उन लोगों की बातों को सुनते हुए कशिश धीरे से अमृत से बोला, हो क्या रहा है यहाँ पर? अमृत कशिश के सवाल पर उसके हाथ दिखाकर सब कुछ समझाने का इशारा करता है। जिसे देखकर कशिश आंखें रोल करते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ आता है तो तुमसे नहीं पूछता, बताओ। ये सुनकर अमृत धीरे से कशिश के कान में सुधांशु ध्रुवी को घर से भगा कर लाया। जिसे सुनकर कशिश हैरान होते हुए अमृत से बोला, क्या? उल्लू की तरह आंखें फाड़ना बंद करो। अमृत ने कशिश को घूर कर ये सुनकर कशिश मुंह बनाते हुए अपनी गोद में राशि को पकड़ सामने देखने लगा, जहां राशि सुधांशु को चमकती हुई आंखों से देख रही थी। इधर ध्रुवी की बात पर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब से सारंग विला के छत्र छाया मुझे लगी है ना, मेरी जिंदगी हर रोज कुछ नया भूचाल आता है, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, जो कभी भी उथल पुथल मार कर फट जाती है। ध्रुवी सुधांशु के बाद पर आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हट करना नहीं था। यह सुनकर सुधांशु एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, पहले चोट पहुंचती हो, फिर कहती हो कि तुम्हारा मकसद हट करना नहीं था। मुझे झूठ से नफरत है ध्रुवी। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर बोला, उसने भी जो भी किया मेरे कहने पर किया, इसलिए उसे कुछ कहना बंद करो। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, आपके कहने पर सभी कुछ भी करते हैं, है ना? आज से 2.5 साल पहले जब मैं आपकी बहन का रिश्ता लेकर आया था, तब आपके कहने पर उसने मना कर दिया, और आज आपके कहने पर आपकी इस बहन ने मुझे 7 महीने तक धोखे में रखा।
मीरा सुधांशु की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली जो बीता हुआ कल था उसे बीच में लाना बंद करो, ओके। सुधांशु मीरा की बात सुनकर एक नज़र उसे देखने के बाद बोला, मैं अब तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा। मीरा सुधांशु को एक नज़र देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोली, आपको याद होगा भाभी, जब आपने मुझसे कहा कि आपने कितना कुछ सफ़र किया है, तो क्या मैं कशिश मित्तल के घर में जाकर ऐश कर रही थी। ये सुनकर मृत्युंजय मीरा को कशिश की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तो तुम्हारा पति बेहतर तरीके से बता सकता है। मीरा मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं भाई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।